Okay, ji, Assalamu alaikum. I hope everyone is doing good. So, this is gonna be a small class. ये क्लास एक छोटी सी क्लास होगी. बस हमें ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स कंप्लीट करने हैं. तो आप लोगों के लिए आंसर्स मैंने पहले से लिख के दिए हैं and I'm just gonna read it and then I'm gonna send this PDF on the WhatsApp group. So you guys can then copy it later on. ठीक है? So we are done with question number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Today we would be doing question number 7, question number 8 and question number 9 and then we're gonna end this class. So let's start with question number 7. Bismillahirrahmanirrahim. Explain the effect of depreciation or devaluation on the balance of payment. सवाल ये है कि डेप्रिसिएशन या फिर डिवैल्यूएशन का इफेक्ट जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर क्या है. डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन का इफेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर क्या है. तो जरा मुझे एक बात बताओ, चाहे डेप्रिसिएशन लिखा हुआ हो चाहे डिवैल्यूएशन लिखा हुआ हो, दोनों का मतलब होता है करेंसी के वैल्यू का कम होना. दोनों का मतलब होता है एक्सचेंज रेट का कम होना. वेदर इट्स डेप्रिसिएशन वेदर इट्स डिवैल्यूएशन, दोनों का मतलब होता है करेंसी की वैल्यू का कम होना. तो अब ये पूछ रहे हैं कि डेप्रिसिएशन का इफेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर क्या होगा. तो अगर एक सम अप करें तो डेप्रिसिएशन की वजह से बाहर वाले को एक्सपोर्टेड गुड सस्ता लगता है, तो वह एक्सपोर्टेड गुड की डिमांड बढ़ा देता है. एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू भी बढ़ जाता है, मुल्क में पैसा आएगा तो इनफ्लो बढ़ जाएंगे. तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि जब डेप्रिसिएशन होगी तो इंपोर्टेड गुड महंगा लगेगा, तो इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम होगी, इंपोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर कम होगा, तो मुझे बाहर पैसे भी कम देने हैं तो आउटफ्लोज भी कम हो जाएंगे. तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना वो डेप्रिसिएशन की वजह से पॉजिटिव में जा रहा है. लेकिन ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, पीईडी के ऊपर डिपेंड करता है कि कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा. ये पीईडी के ऊपर डिपेंड करता है कि शॉर्ट रन में अलग कहानी होगी और लॉन्ग रन के अंदर जो है ना बेटा वो अलग कहानी होगी. ठीक है, समझ आया क्या लिखा मैंने. सही है, शॉर्ट रन में अलग कहानी होगी, लॉन्ग रन में अलग कहानी होगी. तो मैंने आप लोगों के लिए आंसर पहले से लिख दिया है. आए मैं आपको जरा पढ़ के सुना देता हूँ, देखते रहे बस. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज योर आंसर नंबर 7. आए जरा पढ़ते हैं. Depreciation is the fall in the value of our currency, whereas devaluation is a deliberate reduction in the value of our currency. इसका मतलब है depreciation होता है करेंसी की वैल्यू का कम होना, devaluation का भी मतलब होता है करेंसी की वैल्यू का कम होना. बस दोनों में फर्क ये है कि depreciation ऑटोमेटिक होती है, devaluation जान के करी जाती है. दोनों से लेकिन एक्सचेंज रेट कम होगा, दोनों से प्राइस कम होती है. Depreciation and devaluation reduces prices of exported goods, which will extend exported goods quantity. But the extent to which it will extend it depends upon PED. Quantity बढ़ेगी लेकिन कितने से बढ़ेगी PED बताएगा. Along with that, imported good prices will rise, which will contract imported goods quantity. The extent to which it will contract it again depends upon PED. कितने से ये क्वांटिटी कम होगी बेटा, ये PED बताएगा. तो इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कितने से कम होगी, एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू कितने से बढ़ेगा, एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कितने से बढ़ेगी बेटा, ये हमें PED बताएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. चले आप सुने. In short run, demand for exported good and imported good is inelastic. Short run में demand inelastic होती है क्योंकि शुरू में substitutes कम होते हैं और प्रोडक्ट में यूएसपी होता है. अगर आपको याद हो तो एग्जांपल दी थी एप्पल के एयरपोर्ट्स और सैमसंग के ईयरबड्स. So a fall in price of exported goods by a larger percentage will extend quantity by a smaller percentage, thus reducing export revenue. Along with this, rise in price of imported goods by a larger percentage will contract quantity of imported goods by a smaller percentage, thus increasing import expenditure, resulting in balance of trade deficit, and it contributes to rise in cost of production, resulting in cost push inflation. तो आपको अगर याद हो ना तो आपको मैंने एक बात बताई थी, जब इंपोर्टेड गुड की डिमांड इनइलास्टिक हो ना और अगर प्राइस ज्यादा से भी बढ़ती है तो क्वांटिटी कितने से कम होगी, थोड़े से कम होगी, और इंपोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर अब भी बढ़ रहा है तो मुल्क में एक इन्फ्लेशन आती थी. उसका नाम मुझे आप लोग बताएंगे चैट बॉक्स पे. जब इनइलास्टिक डिमांड थी और मैं किसी चीज को कंटिन्यूअसली इंपोर्ट करता रहूंगा तो मुल्क में एक इन्फ्लेशन आएगी, उसका नाम मुझे जानना है. बेहतरीन. तो मुल्क में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ गई, जो कि कौन सी इन्फ्लेशन का हिस्सा है, जो कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का पार्ट है. ठीक है, अब आप इसको बताओ, अब आगे पढ़ते हैं.
In long run, if the demand for exported goods and imported goods needs to be elastic, long run में demand elastic होती है क्योंकि वक्त के साथ साथ substitute बढ़ते हैं और US भी खत्म हो जाता है. So a fall in price of exported goods by a smaller percentage will extend quantity demanded by a larger percentage, leading to increase in export revenue. इसका मतलब है कि अगर डिमांड इलास्टिक है और प्राइस थोड़े से गिरेगी तो क्वांटिटी ज्यादा से बढ़ेगी क्योंकि लोग फॉरेन से स्विच मारेंगे तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा और बाहर से पैसा आएगा तो इनफ्लो भी बढ़ जाएंगे. Along with this, a rise in price of imported goods by a smaller percentage will contract quantity by a larger percentage, leading to a fall in import expenditure, resulting in balance of trade surplus. लेकिन अगर इंपोर्टेड गुड की प्राइस इंक्रीज होती है थोड़े से भी तो क्वांटिटी ज्यादा से कम होगी क्योंकि लोग फॉरेन से इंपोर्टेड छोड़ के डोमेस्टिक पे स्विच मारेंगे, जिसकी वजह से इंपोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर कम होगा, मुल्क से पैसा कम जाएगा तो आउटफ्लोज भी कम होंगे और बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में चला जाएगा. फिर वही वाली बात है कि जब एक्सपोर्टेड गुड की डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्ट रन में फायदेमंद है कि फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाएगी, लेकिन एक मसला होगा कि लॉन्ग रन के अंदर जो है वो आपकी हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगी. शॉर्ट रन में फुल एम्प्लॉयमेंट तो अचीव होगी लेकिन लॉन्ग रन में हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगी. ठीक है, ये डेप्रिसिएशन खत्म होता है. तो बेटा डेप्रिसिएशन कब इफेक्टिव है? डेप्रिसिएशन इफेक्टिव है कब इफेक्टिव है? लॉन्ग रन के अंदर, जब इंपोर्टेड गुड और एक्सपोर्टेड गुड दोनों की डिमांड इलास्टिक हो, क्योंकि तभी बीओटी और बीओपी जो है ना वो पॉजिटिव में जा रहा है. तो मैं इधर लिख देता हूं आपकी याद दहानी के लिए. डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन is successful in the long run when demand for both exported and imported goods needs to be elastic as it will result in BOT surplus and BOP positive. ठीक है भाई, ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था. अब आए क्वेश्चन नंबर 9 पहले कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 पहले कर लेते हैं. एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये पूछ रहे हैं कि यार रीवैल्यूएशन या एप्रिसिएशन का क्या इफेक्ट होगा. तो मुझे सिर्फ इतना बता दो, एप्रिसिएशन जो है वो होती है ऑटोमेटिक और जेरी रीवैल्यूएशन होती है जान के करी जाती है. तो रीवैल्यूएशन को कहते हैं डेलिब्रेट एक्शन. लेकिन दोनों का मतलब क्या है? दोनों से एक्सचेंज रेट बढ़ता है. तो जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो बाहर वाले फॉरेन रेजिडेंट को एक्सपोर्टेड गुड महंगा लगेगा तो वो एक्सपोर्टेड गुड की डिमांड कम करेगा, एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, मुल्क में पैसा कम आएगा तो इनफ्लोज भी कम हो जाएंगे. सही लिखा है मैंने? जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो हमें इंपोर्टेड गुड सस्ता लगेगा तो हम इंपोर्टेड गुड की डिमांड को बढ़ा देंगे और इंपोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा तो मुल्क से बाहर पैसा भी ज्यादा जाएगा तो आउटफ्लोज बढ़ जाएंगे. तो जरा मुझे बताओ, अब बीओपी जो है ना वो नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन ये डिसाइड करता है कौन? ये डिसाइड करता है पीईडी कि कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा. तो आप यहाँ से कहानी को शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पे ले जाओगे. सही, चले आए आंसर नंबर 9 करते हैं. आ जाए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं. चले भाई, ये आंसर नंबर 9 आपके सामने मौजूद है. Appreciation is the rise in the value of our currency, whereas revaluation is deliberate increase in value of currency. ये लिखा हुआ है एप्रिसिएशन है रिवैल्यूएशन है, दोनों का मतलब होता है करेंसी की वैल्यू का बढ़ना. लेकिन वही वाली बात हो गई, एप्रिसिएशन जो है वो ऑटोमेटिक है और ये जो है वो रिवैल्यूएशन जो है वो है डेलिब्रेट एक्शन. सही. Appreciation and revaluation increases prices of exported goods, which will contract exported goods quantity, but the extent to which it will contract depends on PED. Along with that, imported good prices will fall, which will extend quantity of imported goods. The extent to which will be contracted, it again depends upon PED.
ये कह रहा है कि भाई एक्सपोर्टेड गुड्स जो है ना वो एप्रिसिएशन की वजह से महंगे हो जाएंगे और इंपोर्टेड गुड्स जो है वो सस्ते हो जाएंगे। तो एक्सपोर्टेड गुड्स की क्वांटिटी कम होनी चाहिए और इंपोर्टेड गुड्स की क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। लेकिन ये क्वांटिटी कितने से कम होगी एक्सपोर्टेड गुड की, कितने से इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ेगी, ये मैं नहीं डिसाइड करूंगा, ये डिसाइड करेगा कौन? ये डिसाइड करेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, शॉर्ट रन में तो हर चीज की डिमांड इनइलास्टिक है, चाहे वो एक्सपोर्टेड हो चाहे वो इंपोर्टेड हो, क्योंकि शुरू में सब्स्टिट्यूट्स कम है और यूएसपी होते हैं। रिमेंबर द एग्जांपल एप्पल एयरपोर्ट्स वर्सेस सैमसंग एयरबड्स। ओके, इन शॉर्ट रन डिमांड फॉर एक्सपोर्टेड गुड एंड इंपोर्टेड गुड इज इनइलास्टिक, so a rise in price of exported good by a larger percentage will contract quantity by a smaller percentage, thus increasing export revenue। ये कह रहा है अब अगर प्राइस ज्यादा से भी बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी थोड़े से कम होगी, क्योंकि डिमांड इनइलास्टिक है, लोगों की नजर में सब्स्टिट्यूट कम है, तो इस बार एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। Along with this, a fall in price of imported good by a larger percentage will extend quantity by a smaller percentage, thus reducing import expenditure, resulting in BOT surplus and BOP पॉजिटिव। तो यहां तक तो मुझे समझ आ ही गया कि एप्रिसिएशन कामयाब है कब? शॉर्ट रन में। जैसे अभी हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन कामयाब थी लॉन्ग रन में, एप्रिसिएशन कामयाब कब है? शॉर्ट रन के। सही है, ठीक है भाई। अच्छा आगे चलते हैं। इन लॉन्ग रन डिमांड फॉर एक्सपोर्टेड गुड एंड इंपोर्टेड गुड नीड्स टू बी इलास्टिक। हमें पता है लॉन्ग रन में डिमांड इलास्टिक है, क्योंकि वक्त के साथ साथ सब्स्टिट्यूट बढ़ जाते हैं, यूएसपी खत्म हो जाता है। So a rise in price of exported good by a smaller percentage will contract quantity by a larger percentage, leading to a fall in export revenue। ऐसा क्यों हुआ? अगर डिमांड इलास्टिक है, लोगों की नजर में सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, तो अब अगर प्राइस थोड़े से भी बढ़ती है तो क्वांटिटी ज्यादा से कम होगी, क्योंकि लोग फौरन से डोमेस्टिक छोड़ के इंपोर्टेड पे स्विच हो जाएंगे, क्योंकि लोगों की नजर में सब्स्टिट्यूट ज्यादा है। सही है, तो एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू इस बार कम हो जाएगा। Along with that, a fall in price of imported goods by a smaller percentage will extend quantity of imported good by a larger percentage, leading to increase in import expenditure, resulting in BOT deficit। लेकिन अगर इंपोर्टेड गुड की प्राइस थोड़े से भी कम हुई ना, तो क्वांटिटी ज्यादा से बढ़ेगी और इंपोर्टेड गुड का खर्चा बढ़ जाएगा, तो बीओटी डेफिसिट में जाएगा और कंट्री का बीओपी नेगेटिव हो जाएगा। सही है, this situation can be beneficial as trade deficit will result in fall in aggregated demand, thus demand pull inflation is being controlled, resulting in unemployment। ये कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो बढ़ जाएगी, लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। सही है, तो ये दो क्वेश्चन आपको क्लियर है। मैं नेक्स्ट पे जाऊं, प्लीज थोड़ा जल्दी जवाब दे दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन इज लेफ्ट, जो आप लोग खुद कर लेना, क्योंकि हमने ये पॉलिसीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन में करा है, इंटरनेशनल ट्रेड में करा है, बहुत सारी बात। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैं आपको जरा यूं याद दिला देता हूँ बेटा, हमारा टारगेट होगा डिमांड को कम करना, ताकि इंपोर्टेड गुड के ऊपर खर्चा कम हो, आउटफ्लोस कम हो, तो बीओपी जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव हो जाए। तो हम लोग यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, जिसके अंदर हम टैक्स को बढ़ा देंगे और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देंगे। दूसरा हम यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके अंदर हम मनी सप्लाई को कम कर देंगे और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, ताकि सेवर्स जो है ना वो सेव ज्यादा करें और बोरोवर्स जो है ना वो बोरो कम करें, ताकि सेवर सेव ज्यादा करे और बोरोवर बोरो कम करे। सही है, और साथ साथ दो डायग्राम बना दोगे, एक एग्रीगेटेड डिमांड के कम होने वाली और एक मनी सप्लाई के बढ़ने वाली। ये दो डायग्राम बना सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट विद इट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हम लोग एक्सचेंज रेट शुरू करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी जाएंगे कल इंशाल्लाह, कोशिश पूरी है। ठीक है, जिस जिसको क्लियर है आप लोग जा सकते हो, मैं ग्रुप पे भी भेज रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर कोऑर्डिनेशन गाइस।